हेलो फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, मैं खुशी और आप देख रहे हो द साइकोलॉजी कैटलिस्ट, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन माइंड लाइक नेवर बिफोर। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं रिसर्च मेथड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज पार्ट ऑफ अवर डे 7 ऑफ 2500 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज फॉर सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी। तो रेडी हो अपने कंटेंट को चेक करने के लिए, और मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और आप लोगों ने कितने आंसर्स को करेक्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लिए डीयू का क्वेश्चन है। Refers to the process assigning numerals or other symbols to answer responses can be put into a limited number of categories or classes. So इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन सी, कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? रिसर्च में जब रॉ डाटा आता है तो जैसे वो या तो ओपन एंडेड होता है या क्लोज एंडेड होता है, तो उन्हें क्या करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को ही कोडिंग कहते हैं, जिससे डाटा क्या होता है ईजिली कंप्यूटर में एंटर होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल हो पाती है, कैटेगरीज और स्टैंडर्ड नंबर्स मिल जाते हैं। ये स्टेप क्या होता है? एडिटिंग और टैबुलेशन के बीच में होता है। इसमें होती है हमारी कोडिंग। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफर्स टू दोज पीपल हुज अप्रूवल इज क्रूशियल टू गेन एक्सेस एंड एक्सेप्टेंस इन एंथ्रोनोग्राफिक स्टडीज। जो एंथ्रोग्राफिक स्टडीज़ होती है वो एंथ्रोग्राफी होती है, वो रिसर्चर कम्युनिटी या ग्रुप के अंदर जाकर उनकी नेचुरल बिहेवियर को स्टडी करता है। इसे ही एंथ्रोग्राफी कहते हैं। तो इसमें एंट्री देने वाले लोग जैसे विलेज के हेड, मैनेजर, कम्युनिटी एल्डर्स को ही गेट कीपर्स बोलते हैं। गेट कीपर्स, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेट कीपर्स। और ये जो गेट कीपर्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि रिसर्चर को एक्सेस मिले। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो गांव विलेज के लोग हैं या फिर किसी खास कम्युनिटी के लोग हैं, वो कंफर्टेबल फील करें और एथिकल क्लियरेंस होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें वो गेट कीपर्स इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, information about frequency of members of different categories in population is called। इसका सिंपल आंसर है बेस रेट। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट किसी कैटेगरी या नेचुरल ऑकरेंस या फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि परसेंटेज स्मोकर इन पॉपुलेशन, परसेंटेज मेल वर्सेस फीमेल, यानी पॉपुलेशन में कितने परसेंटेज है, यानी फ्रिक्वेंसी कितनी है किसी कैटेगरी की, वो होता है हमारा बेस रेट। ये एक एग्जांपल की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ इंडक्टिव थ्योरी। सो इंडक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, कोई डाटा होती है, डाटा इंडक्टिव जो थ्योरीज होती है इसमें क्या होता है, एक डाटा होता है, डाटा मूव करती है पैटर्न्स की, फिर पैटर्न के बाद आती है हाइपोथेसिस, देन थ्योरी। ऐसे ही ये इंडक्टिव थ्योरी बनती है। इंडक्टिव थ्योरी के लिए ये पैटर्न का फॉलो होना इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें से हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट क्या है। तो ये मेनली क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, जहाँ रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट को की स्टेटमेंट से कंसेप्चुअल थीम्स बनाता है। सो इसका करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए इमर्जेस फ्रॉम द डाटा।
ये आंसर गलत होगा क्योंकि ये हमारे क्वांटिटिव नहीं क्वालिटेटिव होना चाहिए। जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी आंसर गलत है। ये कोई इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इन्वॉल्व नहीं होती है। हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं लेकिन एक तरीके से इसमें टेस्टिंग नहीं इन्वॉल्व करते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते हैं। नाउ हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है कि वो हर मेंबर का इक्वल या नोन चांस ऑफ सिलेक्शन है। इक्वल और नोन चांस। एक मिनट में पेन को थोड़ा पतला कर लेती हूँ फॉर स्मूथ राइटिंग। नोन चांस होती है और पॉपुलेशन को क्लस्टर करने, जैसे स्कूल, फैमिलीज, विलेज में क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। क्या होता है, रैंडम क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं, फिर यूएन क्लस्टर के सब मेंबर्स को सैंपल में लेते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव और लार्ज पॉपुलेशन के लिए बेस्ट मेथड होता है। सो इसका सिंपल हमारा करेक्ट आंसर है क्लस्टर सैम्पलिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if a population from a which sample to be drawn does not constitute a homogeneous group, sampling technique is most applicable। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन हेट्रोजेनस हो, जैसे एग्जांपल के लिए जेंडर, कास्ट, एजुकेशन लेवल पर, तो रिसर्चर क्या करते हैं, वो सब ग्रुप स्ट्राटा बनाते हैं। फिर हर स्ट्राटा से प्रोपोर्शन के हिसाब से सैंपल लिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है वो बढ़ता है, सैम्पलिंग एरर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और जो उनका सब ग्रुप कंपैरिजन है वो भी पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका ऑप्शंस हैं, हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट लैब के अपोजिट होता है। रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो रियल लाइफ सेटिंग्स जैसे स्कूल, मार्केट, स्ट्रीट्स में वेरिएबल मैनिपुलेट करता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी देते हैं, और बिहेवियर जो होता है वो नेचुरल होता है बहुत। और एडवांटेज है कि हमें लो कंट्रोल और ऑन एक्सट्रॉनियस, जितने भी एक्सट्रॉनियस वेरिएबल्स हैं उनका कंट्रोल बहुत कम है। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, डज नॉट एम्प्लॉय कंट्रोल वेरिएबल्स। Next question is question number 8. The main advantages of studying social behavior through experimental method is can be used to। So ये BHU में भी 2020 का में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, establish cause and effect relationship between the variables। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ओनली मेथड दैट मैनिपुलेट्स IV टू ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन DV। इसमें कंट्रोल ग्रुप, रैंडम असाइनमेंट, मैनिपुलेशन के कारण रिसर्चर कॉन्फिडेंटली कॉज एंड इफेक्ट को कंक्लूड कर सकता है। यानी हम लोग सिंपली इसमें इतने सारे ग्रुप होता है और रैंडम असाइनमेंट होता है, इसमें एरर के चांसेस कम होता है, जिससे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्लियरली शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अ रिसर्चर हैड स्टडीज अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन एट डिफरेंट एज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स सी यूज। सो अगर हम लोग हम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस पे कर रहे हैं पर डिफरेंट एजेस के कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट एजेस की एक बार में ग्रुप्स के
स्टडी कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी सेम इंडिविजुअल को लॉन्ग टाइम तक फॉलो करती है। इससे डेवलपमेंटल चेंजेस, एज रिलेटेड पैटर्न्स एक्यूरेटली मेजर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड इन क्वेश्चन फॉर्म। रिसर्च प्रॉब्लम फ्लेक्सिबल होगा तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव पर या पर्पस या क्वेश्चन फॉर्म्स सब एक्सेप्टेबल है। एसेंशियल क्राइटेरिया उसमें क्लियर, स्पेसिफिक या एम्पिरिकली टेस्टेबल, वेरिएबल आइडेंटिफिएबल क्वेश्चन फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। सिस्टमैटिक इस जो होते हैं इसको हम, इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 2, कैन बी यूज इन बोथ फील्ड एंड लेबोरेटरी एंड सर्वेज वो लार्ज पॉपुलेशन पे होते हैं, और जो कोरिलेशन रिसर्चेस हैं वो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन सेटिंग्स पे ज़्यादा काम करते हैं, और जो केस स्टडी है इंडिविजुअल कैन बी स्टडी लास्ट ऑप्शन पीरियड ऑफ टाइम। सो अवर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन क्या करता है, वो फील्ड और लैब दोनों में होता है, जबकि सर्वे के लिए लार्ज इन्फॉर्मेशन डाटा चाहिए और कोरिलेशन रिसर्च के लिए नेचुरल सेटिंग बिहेवियर चाहिए होता है। वहीं पे जब अगर हम लोग केस स्टडी की बात करें तो लॉन्ग टर्म इंटेंसिव इंडिविजुअल स्टडी होती है। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। When an experimenter lies to subject about the true nature of an experiment or create false impression thought through his actions or may the setting is it। सो ये है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डिसेप्शन। डिसेप्शन रिसर्च में यूज़ होती है। क्या होता है, नेचुरल बिहेवियर चाहिए, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स अवॉइड करने होते हैं इसमें, बट एथिकल कमिटीज इन्फॉर्म कंसेंट प्लस डेब्रीफिंग मैंडेटरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a scale often used in survey method research in which people express attitude or other person responses in term of ordinal level categories ranking among a continuum। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल में क्या होता है कि हमें ऑप्शंस मिलते हैं ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस टाइप के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम अपने रिस्पॉन्सेस को लेवल्स पे कैटेगराइज करते हैं। ऑर्डिनल स्केल में होता है, वही कॉन्टिन्यूअस फीलिंग का मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च क्वेश्चंस सच एज ascertaining what percentage of voters prefer a particular candidate। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नल हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड। ये क्वांटिटेटिव मेजर है, मेजरेबल क्वेश्चन है, तो द रिसर्चर हाइपोथेसिस सेट कर सकता है। जो अल्टरनेटिव, वहीं पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो 60% वोटर्स कैंडिडेट ए प्रेफर करते हैं। टेस्टेबल भी है और एम्पेरिकल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, research that proceed in a cyclical, iterative or back forth pattern and is the often used in qualitative research is। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, काउंटर बैलेंसिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च इंटरेक्टिव होते हैं, जो कि पहले डाटा, फिर एनालिसिस, फिर से वापस से डाटा, जो कि फिर कन्वर्ट होती है कोट्स में, फिर कोट्स के बाद आता है हमारा थीम्स।
ये इस पैटर्न को फॉलो करती है। ये काउंटर बैलेंसिंग कॉन्टिन्यूस एडजस्टमेंट एंड रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि कंप्लीट होने के बाद ये काउंटर बैलेंसिंग जो कॉन्टिन्यूस होता है, एडजस्टमेंट होता है, रिफ्लेक्शन, वो पूरा होता है। Next question is a statement that has at least one independent and dependent variable has yet to empirical tested. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सी फॉर्म्स जो नल हाइपोथेसिस होते हैं वो बताते हैं कि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। वही जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो हम जो स्टेटमेंट है वो रिसर्चर का उसको करेक्ट बताती है, यानी कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। वहीं पे जो कैजुअल होते हैं, कैजुअल हाइपोथेसिस होते हैं, वो आईवी डीवी कॉजेस को बताती है, आईवी कॉजेस डीवी। वही डबल पैरेट हाइपोथेसिस है, वो टू प्रिडिक्शन इन वन बताती, कोई दो प्रिडिक्शन को एक ही साथ कंबाइन करके बताती है। सो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। Interpretations from the point of view of the people being studied are second order interpretation, third order interpretation, first order interpretation और attributes। सो इसका करेक्ट आंसर है इंटरपर्सनल जो इंटरप्रिटेशन के लेवल्स होते हैं उसमें फर्स्ट ऑर्डर को बोलते हैं रिसर्चर्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो, और सेकंड ऑर्डर यानी रिसर्चर्स का मीनिंग क्या है वो होता है, और वही थर्ड जो होता है वो थर्ड ऑर्डर में जो पार्टिसिपेशन उसका खुद का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में ये सबसे इम्पॉर्टेंट व्यू होता है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। सर्वे रिसर्च इज क्रॉस सेक्शनल एंड देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाई इन इंटरनल वैलिडिटी बट लो इन रिलायबिलिटी। क्रॉस सेक्शनल जो होते हैं वो वन टाइम मेजरमेंट होते हैं, इनकी जो रिलायबिलिटी है वो कम होती है, और बिकॉज ये रिपीटेड मेजर नहीं होता, इसकी इंटरनल जो वैलिडिटी होती है वो मॉडरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। पैनल एंड कोहॉर्ट डिजाइन डिफर इन दैट। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये JMI 2020 में भी पूछा जा चुका है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से डील करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ पैनल स्टडी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एज इफेक्ट एंड कोहॉर्ट इफेक्ट बट कोहॉर्ट डिजाइन कैन ओनली डिटेक्टेड अगेन इफेक्ट्स। पैनल स्टडी जो है वो सेम इंडिविजुअल को रिपीटेडली, कोहेरेंट स्टडी वही सेम जो कोहेरेंट स्टडी होती है वो सेम एज ग्रुप के डिफरेंट इंडिविजुअल पे करते हैं। पैनल में एज चेंज मतलब सेम इंडिविजुअल्स, दस एज इफेक्ट क्लियरली दिखता है। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। Selection of every 15th item from a list of the sample is called। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यानी एक सिस्टम बना रहे हैं ना कि अब हम लोग हर 15 आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं। सिस्टमैटिक जो होता है वो एक फिक्स्ड इंटरवल सिलेक्शन है, केथ रूल, यानी केथ रूल जो होता है कि इस नंबर पे जो होगा उसको ही सेलेक्ट करेंगे। सैम्पलिंग इंटरवल होता है वो कैपिटल N होता है बाय N। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ
person respond to the questions about their attitudes or behavior is called. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वे मेथड. मैथ सर्वे में क्या होता है, सिंपली क्वेश्चनर बेस्ड होते हैं, मास डाटा कलेक्ट करता है. एटीट्यूड, ओपिनियंस, प्रेफरेंस मेजर्स करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग is not a method of use descriptive research. So observe and describe जो होता है वो डिस्क्राइब करने का काम डिस्क्रिप्टिव मेथड करता है. वही एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, मैनिपुलेटेड आईवी का यूज़ करते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है. सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन नंबर 23. Collecting the same observation or measurement and finding same result as were found previously is called. So रिप्लिकेशन इंश्योर करने के लिए वो रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और साइंटिफिक एक्यूरेसी होती है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेप्लिकेशंस. नाउ हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. In a scientific method specifying a problem involves. So रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करते टाइम वेरिएबल्स की आइडेंटिफिकेशन, ऑपरेशनल डिफिनेशन सेट, स्कोप डिसाइड करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, डिफाइनिंग द वेरिएबल्स. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेरिएबल डेट मैनिपुलेट इज. अभी हम लोगों ने बात किया जो एक्सपेरिमेंट में आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं. आईवी क्या करते हैं, रिसर्चर्स कंट्रोल एंड मैनिपुलेट्स होते हैं. डीवी क्या होता है, मेजर्ड होता है. भाई एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स, एक्सट्रोनियस क्या होता है, अनवांटेड वेरिएबल होता है. इन एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेशन मतलब कॉजेस. सो इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं. आप कमेंट में बताना ना भूलें कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए हैं. और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ट्यून रहना क्योंकि हमें इस आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि CUET PG में बहुत हेल्प करने वाली है. सो स्टे ट्यून और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हमारी नेक्स्ट साइकोलॉजी बूस्टर वीडियो सबसे पहले आपको मिले. थैंक यू.